आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पहला मौका है जब 5 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन एक ही दिन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेनों में रानी कमलापति, जबलपुर, खजुराहो, भोपाल, इंदौर, मडगांव, गोवा, मुंबई, धारवाड़, बेंगलुरु और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र को भोपाल से जोड़ेगी। भेड़ा घाट, पचमढ़ी, सतपुड़ा जैसे पर्यटन स्थलों को भी लाभ होगा। ये ट्रेन सबसे तेज ट्रेन की तुलना में करीब 30 मिनट और तेज होगी। खजुराहो, भोपाल, इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस से महाकालेश्वर, मांडू, माहेश्वर, खजुराहो, पन्ना जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को फायदा होगा। ये ट्रेन मार्ग पर मौजूदा सबसे तेज ट्रेन से लगभग 2 घंटे 30 मिनट तेज होगी। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। 2 स्थानों को जोड़ने वाली वर्तमान सबसे तेज ट्रेन की तुलना में ये ट्रेन करीब 1 घंटे की बचत करेगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस धारवाड़, हुबली और दावड़गेरे को बेंगलुरु से जोड़ेगी। ये ट्रेन रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में लगभग 30 मिनट तेज होगी। हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत होगी। पटना और रांची को जोड़ने वाली वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन की तुलना में ये करीब 1 घंटे 25 मिनट की यात्रा का समय बचाएगी। प्रधानमंत्री आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले पीएम ने कहा कि उनका ये सौभाग्य है कि उन्हें पार्टी के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में सभी लोकसभा क्षेत्रों से 3000 कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया गया है। सभी कार्यकर्ता पीएम मोदी का मंत्र लेकर उन 4 राज्यों में जाएंगे जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। देश भर के 10 लाख बूथ और 12,000 मंडलों में एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का दिया हुआ मंत्र लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ता बूथ विस्तारक बनकर काम करेंगे। हर कार्यकर्ता को एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के सभा स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जो मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को बता रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को तेलंगाना की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति अल्लूरी सीता रामाराजू की 125वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए हैदराबाद जाएंगी। कुलगाम जिले के हवूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। हवूरा में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। मणिपुर में हालात सामान्य दिशा में बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने तमाम जिलों में कर्फ्यू उल्लंघन के मामले में 185 लोगों को हिरासत में लिया है। 100 से अधिक पुलिस चौकियां भी स्थापित की गई हैं। डीआरडीओ आज अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। इसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाले 75 प्रौद्योगिकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जारी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की सीमा, उसके सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। सरकार अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होने देगी। जम्मू में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमाओं में एक तरफा बदलाव करना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे और भारत में शामिल होना चाहेंगे।
देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। देश के पूर्व, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिन तक मानसून की सक्रिय स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 से 4 दिन पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी और अगले 2 दिन पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून की बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण भिवंडी के कई इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से वहां पर होने की संभावना है और यहां कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर और आसपास के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। बारिश के कारण अब सब्जियों के दामों में भी भारी इजाफा हो रहा है। कमजोर सप्लाई के चलते दिल्ली में टमाटर 80 से 90 रुपए में बिक रहा है। टमाटर के दाम 100 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी की आशंका जाहिर की है, जिसके चलते रामबन जिले में कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद कर दिए गए। ओडिशा में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और कालाहांडी समेत 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। असम में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 15 से घटकर 11 हो गई है, जिसमें बजाली, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव, दुराग, धुबरी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, गोलाघाट, कामरूप शामिल है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के मंझनपुर के समदा चीनी मिल के पास यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मोहम्मद गुफरान नाम का अपराधी मारा गया। इस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी इस मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। 18 से 21 जुलाई तक विधानसभा का सत्र इस साल होने वाले चुनाव से पहले आखिरी सत्र होगा। तेलंगाना सरकार ने राज्य के किसानों को खरीफ मौसम के लिए रायतू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया। इस योजना में किसानों को 72,900 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। उत्तर रेलवे की ओर से वैष्णो देवी, कटरा से डिब्रूगढ़ और जम्मू तवी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आज दोपहर 1:50 पर यह ट्रेन अपना सफर शुरू करेगी। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन वित्तीय संसाधनों, ढांचागत और समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण पर चर्चा की गई। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर MR नवंबर बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख 2 जुलाई है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की सावन भादो मास में निकलने वाली सावरिया इस साल 10 जुलाई से 11 सितंबर तक परंपरा के अनुसार निकाली जाएगी। न्यूयॉर्क के स्कूलों में अब दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी होगी। इसके लिए विधेयक पारित हुआ है। नई छुट्टी ब्रुकलिन क्वींस डे की स्थान लेगी और शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस बात की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए और जेम पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले क्रेता और विक्रेताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जेम पोर्टल पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 3 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकारी खरीद में 10 गुना की वृद्धि हुई है और आज ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद तंत्र बन गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी खरीद पोर्टल जेम के संचालन और रखरखाव का जिम्मा देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी TCS को दिया गया। ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया और यह एशिया के सबसे बड़े परिधान मेलों में से एक है।
उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के वस्त्र उद्योग का दुनिया में मान सम्मान बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के बजट में घोषित विशेष सहायता योजना के तहत 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए दी गई है। स्वामीनाथन जानकीरमन ने कल भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले श्री स्वामीनाथन ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने पात्र सदस्यों के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून से बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी है। ईपीएफओ के मुताबिक पात्र पेंशन भोगियों और अंशधारकों को 15 दिन के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। यह दूसरा मौका है जब ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। कुंभ नगरी प्रयागराज को देश के अलग अलग शहरों से वायुमार्ग से जोड़ने के लिए योगी सरकार महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट का कायाकल्प करेगी। सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने निजी इस्तेमाल के लिए ऋणदाता के धन का दुरुपयोग किया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान बरकरार रखा। भारत, वियतनाम और फिलीपींस की वृद्धि दर लगभग 6% रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने साथ ही कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक होगी। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के वृद्धि अनुमानों को अपरिवर्तित रखा गया है। इन्फोसिस लिमिटेड ने डेनमार्क के डेस्के बैंक से $450 मिलियन यानी करीब 36 अरब 88 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। फल एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ने के कारण देश में बागवानी उत्पादन वर्ष 2022 से 23 में 1% बढ़कर रिकॉर्ड 35.09 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष बागवानी फसलों का उत्पादन 34.72 करोड़ टन रहा था। कृषि मंत्रालय ने पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रिकॉर्ड उत्पादन का श्रेय किसानों और वैज्ञानिकों के प्रयासों के अलावा केंद्र सरकार की अनुकूल नीतियों और राज्यों के सहयोग को दिया। रूस में वैगनर विद्रोह और उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूसी एकता जीती और वैगनर का विद्रोह हार गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वैगनर के विद्रोह से पैदा स्थिति से पता चला कि ब्लैकमेल और उथल-पुथल करने वाले विफल ही होंगे। पुतिन ने कहा कि शनिवार की घटनाओं के दौरान मारे गए वीर पायलटों के साहस और आत्म बलिदान ने देश को भयानक परिणामों से बचाया। जनता पार्टियों, धार्मिक संगठनों, पूरे समाज ने संवैधानिक व्यवस्था के समर्थन में कड़ा रुख अपनाया। पुतिन ने कहा कि विद्रोहियों ने जो किया वो देश के साथ गद्दारी थी। देश को बांटने का काम कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग रूस की जनता को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे, जो सफल नहीं हो सका। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बगावत को खून खराबे में न बदलने के लिए वैगनर ग्रुप की आर्मी को धन्यवाद दिया। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु निजी सैन्य समूह वैगनर द्वारा विद्रोह किए जाने और उन्हें हटाने की मांग किए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। एक वीडियो में वो यूक्रेन में रूसी सैनिकों से मिलते दिखे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल देर शाम रूस के घरेलू सुरक्षा सेवा के प्रमुख रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अभियोजक जनरल इगोर कास्ट्रोव, क्रेमलिन प्रशासन के प्रमुख एंटोन वेनो, आंतरिक मंत्री व्लादिमीर कोलोकोलसेव, एफएसबी सुरक्षा सेवा के निदेशक अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव, नेशनल गार्ड के प्रमुख विक्टर जोलोटोव, संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख दिमित्री कोशनेव शामिल हुए। होंडुरास की सेना ने पिछले सप्ताह एक जेल में 46 महिला कैदियों की मौत के बाद जेलों को अपने नियंत्रण में लिया। होंडुरास के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन जेलों के अंदर संगठित अपराध गतिविधि को रोकना चाहता है। होंडुरास की 26 जेलों में लगभग 20,000 कैदी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की जेलों में 34% से अधिक कैदी रहते हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने अग्रिम पंक्ति के क्षेत्रों में फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। जेलेंस्की ने कहा है कि उनकी सेना ने काफी प्रगति की है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में 5700 अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी है। वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में आवास इकाइयों की मंजूरी की योजना को इजराइल की सर्वोच्च योजना परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। चिली में बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। वहीं 400 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। चिली की सरकार लोगों को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए कई प्रयास कर रही है। हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में महिलाओं और बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। जर्मनी के बर्लिन में भारी बारिश हुई है। जर्मनी मौसम सेवा ने बर्लिन और ब्रांड्सबर्ग के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। स्पेन में साल की पहली हीट वेव से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हीट वेव के 28 जून तक बने रहने की उम्मीद है और इस दौरान तापमान के 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की काशा निया सचदेव और नोआ साराइपेन ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। 15 साल की काशा और 13 साल की नोआ ने फुल पावर लिफ्टिंग और एकल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। काशा ने टीन 1 महिला अंडर 75 वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं नोआ ने टीन 1 महिला अंडर 60 वर्ग में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आईसीसी पुरुष विश्व कप क्वालिफायर में नीदरलैंड्स ने वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में हरा दिया। वान बीक ने सुपर ओवर में 3 छक्कों और 3 चौकों से 30 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम सुपर ओवर में सिर्फ 8 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के नाबाद शतक की मदद से 6 विकेट पर 374 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 374 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में सीन विलियम्स ने 174 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रनों से हरा दिया। जिम्बाब्वे से जीत के लिए मिले 409 रनों के जवाब में अमेरिका की टीम 25.1 ओवर में 104 रन पर ही ढेर हो गई। आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी को पहली बार पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊपर समताप मंडल में छोड़ा गया और ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतरी। ट्रॉफी को एक विशिष्ट स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे से जोड़ा गया। भारत के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई आगामी घरेलू सत्र में राजस्थान के बजाय गुजरात के लिए खेलेंगे। बिश्नोई अब तक घरेलू क्रिकेट में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब उन्होंने राज्य बदलने का फैसला कर लिया है। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और नवदीप सैनी ने ब्रिस्बेन में काउंटी चैंपियनशिप में केंट और वर्सेस्टरशायर के लिए शानदार प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने नॉर्थम्पटनशायर के 2 विकेट लिए और वहीं सैनी ने डर्बीशायर के खिलाफ पहली गेंद पर ही विकेट चटकाया। ऑस्ट्रेलिया ने महिला एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 89 रनों से हरा दिया। मैच के 5वें और अंतिम दिन जीत के लिए मिले 268 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 178 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जीत में ऑफ स्पिनर एशले गार्डनर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दूसरी पारी में इंग्लैंड के 8 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इस पुरस्कार के लिए नामांकन 15 जून 2023 से 14 जुलाई 2023 तक किया जा सकता है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बना चुकी भारत का सामना आज अंतिम ग्रुप मुकाबले में कुवैत से होगा। दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच जीते हैं। क्रोएशिया के ल्यूका मॉड्रिच ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के साथ 1 साल का करार और बढ़ा लिया है। इस करार के बाद वो 2024 तक टीम के साथ बने रहेंगे। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के कप्तान एल्के गुंडोगान ने क्लब को छोड़ दिया है। मैन सिटी को पिछले सत्र में 3 खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गुंडोगान बार्सिलोना से जुड़ गए हैं। स्पेनिश चैंपियन के साथ गुंडोगान ने 2 साल का करार किया है। यूरोप से सऊदी प्रीमियर लीग में जाने वाले खिलाड़ियों का सिलसिला जारी है। चेल्सी के कैलिडो कोलिबेली अब सऊदी अरब में खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने चेल्सी को छोड़कर अल हिलाल के साथ करार कर लिया है।
तीसरे विश्व कप खिताब जीतने के उद्देश्य से जर्मनी की महिला फुटबॉल टीम ने कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया है। महिला विश्व कप का आयोजन 20 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड न्यूजीलैंड में होगा। एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने अपकमिंग सीरीज को लेकर अपनी भूमिका को बहुत सीरियस लिया है और अपने किरदार के उन्होंने हेयर स्टाइल भी चेंज किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम खान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की इच्छा उन्होंने जताई है। उन्होंने 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे अजूबा, त्रिदेव और विश्वात्मा में अभिनय किया है। फिटनेस फ्रीक विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम पर एक खतरनाक स्टंट वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें वो 4 मंजिला इमारत की छत पर बैलेंसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। RRR स्टार NTR जूनियर ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा के लिए बेहद कम रोशनी में एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया। एक्टर पवन कल्याण और इमरान हाशमी ने अपनी अपकमिंग फिल्म OG के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। पंजाबी म्यूजिक स्टार सतिंदर सरताज ने अपना नया ट्रैक पेरिस दी जुगनी रिलीज कर दिया है। ये एक लव सॉन्ग है। गाने के बोल में फ्रेंच और पंजाबी का मिक्सअप है। एक्टर उत्कर्ष शर्मा, जिन्होंने 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का अभिनय किया था, अब फिल्म के सीक्वल के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए एक्टर ने उर्दू सीखी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आहूजा अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी क्राइम ड्रामा फिल्म ब्लाइंड OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कंगना रनौत अपनी अपकमिंग निर्देशित फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में काम करने से उन्हें भारत के असली इतिहास की गहरी जानकारी हासिल हुई है।